नमस्कार, आप सभी का स्वागत चर्चा में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। चर्चा में आज हम बात कर रहे हैं, हमने देखा वैश्विक स्तर पर किस तरीके से एक ऊर्जा संकट नजर आया, लेकिन इस ऊर्जा संकट में भी भारत की अगर हम बात करें तो भारत ने ऊर्जा सुरक्षा की तरफ लगातार कदम बढ़ाया है। और ये महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से भारत कुशल नेतृत्व में कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जा सुरक्षा जो है वो लगातार सुनिश्चित करता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने देखा किस तरीके से वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की बात की जाए, रिजर्व बढ़ाने की बात हो, या यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन यानी जब हम विविधता की बात करते हैं, कैसे जो हमारी सप्लाई चेन है कैसे उसको बेहतर कर सकते हैं। तमाम ऐसे सवाल थे जिनके जवाब खोजे गए, समाधान निकला और भारत अब लगातार ऊर्जा सुरक्षा की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिससे जो भविष्य है, जो आने वाला समय है, वो इसी तरीके से प्रकाशमान रहे और भारत का भविष्य उज्जवल नजर आए। इस पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। इनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं संदीप कुमार गुप्ता जी, जो कि पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं गेल के, और साथ ही मौजूद हैं वर्तिका शुक्ला जी, जो कि पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं EIL से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले वर्तिका मैम, आपसे मैं समझना चाहूँगा, जब हम कहते हैं कि वैश्विक संकट पूरी दुनिया ने देखा, ऊर्जा संकट की बात हमने की, लेकिन इस संकट के बीच भारत ने, आपको क्या लगता है कि क्या कुछ सीख हमने इस संकट किससे ली है? भारत देश, हमारा देश सेल्फ रिलायंट है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, क्योंकि हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटीज़ डोमेस्टिक कंजम्पशन से भी अधिक हैं। तो हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये एक बहुत ही जो पिछले 10-12 वर्षों में और इसकी बढ़ोतरी हुई है रिफाइनिंग कैपेसिटी की, इससे वी आर सेल्फ सफिशिएंट कि हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। परंतु सबसे पहली एक जो आवश्यकता है कि हम क्रूड और LPG, क्रूड क्योंकि रिफाइनिंग के लिए यूज़ होता है, उसकी सप्लाईज़ को और देशों से लेके आएँ। तो आप देखें, हमने पहले करीब 26-27 देशों से क्रूड लाते थे, अब हम तकरीबन 40+ देशों से क्रूड लाते हैं। और एक डिप्लोमेटिक एंगल और कमर्शियल एंगल दोनों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ब्लेंड किया हुआ है। हम रशिया से भी लेते हैं, आज हम ईरान से भी लेंगे, हम US से भी लेते हैं। तो ये बड़े कन्फ्लिक्टिंग इकोनॉमीज़ हैं, बड़ी कन्फ्लिक्टिंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस है, और हम सबसे एट द राइट प्राइस क्रूड को प्रोक्योर करते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाईज, एक्सेस कैपेसिटी, जो एक बफर क्रिएट करते हैं देश में कि हाँ, अगर कोई जैसे वेस्ट एशिया की समस्या हुई तो जब तक जो सप्लाईज थी उसको स्ट्रेंथन किया, वेसल्स को हॉर्मुज से पास कराया, तब तक हमारी पास सफिशिएंट स्टोरेज वगैरह था जी। और आगे बढ़ के हमें इन स्टोरेजेस को बढ़ाना पड़ेगा, स्ट्रैटेजिक स्टोरेजेस को बढ़ाना पड़ेगा। जो रिफाइनरी की क्षमता है, जो इसकी कैपेसिटी है, इसको निरंतर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमारी सेल्फ रिलायंस बहुत आवश्यक है जी। और ऑन द फ्रंट ऑफ एक्सप्लोरेशन भी हमें और सोर्सेज ढूंढने हैं जो हम सेल्फ रिलायंट हो जी। बिल्कुल। और खासतौर से अगर देखा जाए संदीप जी, इन्हीं सोर्सेज की अगर बात की जाए, पहले हम देखते थे कि किस तरीके से जो आयात है वो 27 देशों तक सीमित नज़र आता था, लेकिन वहाँ पे ही हमने कह सकते हैं विविधता देखी है। 27 से बढ़कर 10 सालों में वो 41 तक अब संख्या पहुँच चुकी है, यानी। और इसके लिए सीधे तौर पर जो हम कह सकते हैं इसके पीछे उद्देश्य यही था कि किसी भी एक देश पे हमारी निर्भरता ना रहे। और शायद एक दशक बाद आज इस बात को हर कोई अच्छे से जान रहा है कि भारत में किस तरीके से निर्बाध जो आपूर्ति है वो लगातार होती रही है। बिल्कुल। अगर आप ये पूरी क्राइसिस को देखें तो इसमें 3 प्रोडक्ट्स जो ऑयल एंड गैस सेक्टर के थे, सबसे पहले क्रूड ऑयल, उसके बाद LPG और फिर LNG, 3 हमारे प्रभावित हुए, जो कि हॉर्मुज स्ट्रेट से पास होते थे। क्रूड के बारे में आपने बताया कि कैसे हमने डाइवर्सिफाई किया है, लेकिन अगर हम देखें कि लगभग 88% हमारी रिक्वायरमेंट जो क्रूड ऑयल की है वो इंपोर्ट होती थी जी। और उसमें लगभग 50% जो होता था इंपोर्ट होता था। तो बहुत ज़्यादा हमारी ऐसी नहीं थी कि डिपेंडेंस पूरी हमारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की थी, ऑलरेडी सप्लाईज वेल डाइवर्सिफाइड थी, और उसको अब हमने इस क्राइसिस के दौरान ही
और ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर लिया। अगर हम LNG की बात करें तो टोटल करीब जितनी हमारी देश की रिक्वायरमेंट है उसका 1/3 स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता था। और हालांकि कतार और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दो बड़े स्रोत थे हमारे, लेकिन उसके बियॉन्ड आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि 2011 में जबकि यूएस ने एक्सपोर्ट्स शुरू भी नहीं किए थे LNG के, तभी गेल ने लंबे करार किए, 20 साल के करार किए यूएस से, और बड़े अच्छे वॉल्यूम के करार किए जी। तो ये सारी जो हमारी प्लानिंग थी ये बहुत ही हैंडी आई ऐसे मौके पर इस समस्या से जूझने के लिए। सिमिलरली अगर LPG की बात करें, LPG एक्चुअली सबसे ज़्यादा क्रिटिकल था क्योंकि LPG 65% रिक्वायरमेंट जो इंडिया की है वो इंपोर्ट होती थी और उसका 90% हॉर्मुज से आता था, हॉर्मुज स्ट्रेट से। तो LPG का क्राइसिस सबसे बड़ा क्राइसिस था, लेकिन क्योंकि हमने डाइवर्सिफिकेशन किया क्राइसिस के दौरान भी, पहले तो करा ही था, और हमने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए कि हम इस संकट से उभर पाए। और कोई भी किसी भी फील्ड में, चाहे वो क्रूड ऑयल हो या LPG हो या LNG हो, और दूसरे स्रोत तो हमारे डोमेस्टिक ही थे जैसे कोल वगैरह है, तो हमें कोई इस तरह की बड़ी दिक्कत नहीं आ पाई और हम इस स्थिति से बहुत अच्छे से निपट पाए। जी बिल्कुल। और इसमें खासतौर से वर्तिका जी अगर देखा जाए, सरकार की नीतियां बेहद कारगर रही हैं, प्रभावशाली रही हैं, और वो लगातार हम कह भी रहे हैं किस तरीके से कुशल नेतृत्व के चलते अब ऊर्जा सुरक्षा की तरफ अब भारत बढ़ चला है। लेकिन अगर देखा जाए जो पाइपलाइंस हैं उनके विस्तार की हम बात करें, किस तरीके से जो गैस लाइन लगातार आगे उनका विस्तार हो रहा है, LNG की हम बात करें तो उसके टर्मिनल जो हैं हमें किस तरीके से बढ़ाने होंगे, इसमें कैसे जो खासतौर से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हम देखते हैं कैसे उस पर काम किया गया और क्या उसको भविष्य के लिए हम तैयार कर रहे हैं? अब आप जैसे हमने बात करी LPG की और LPG की इंपोर्ट पे जो हमारी निर्भरता है जी, उसमें इंपोर्ट टर्मिनल्स आज हमारे देश में करीब 11 से 22 हो गए हैं। और जो इंपोर्ट टर्मिनल की कैपेसिटी है वो तकरीबन हमारी पूरी जो खपत है LPG की करीब 32-33 मिलियन टन्स उसके इक्विवेलेंट है। सो वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास ऑलरेडी डेवलप्ड है। अगर LNG को देखें तो आज हमारे पास 8 LNG टर्मिनल्स हैं और जो पाइपलाइन कनेक्टिविटी है कुछ क्षेत्रों में पूरी है। जैसे आप गुजरात देखें तो उस रीजन में तकरीबन गैस की जो वहाँ पे पेनिट्रेशन है वो ग्लोबल लेवल का पेनिट्रेशन है, करीब 25-26% का पेनिट्रेशन है। तो इसी तरह से जो हमारे बाकी गैस ग्रिड से जुड़े अगर हमारे CNG कनेक्शंस हैं, PNG कनेक्शंस हैं, वो सारे अब आप देखिए जो भी ज्योग्राफिकल एरियाज हैं लगभग तकरीबन 100% पूरे देश में वो दे दिए गए हैं, बेसिकली ऑफर कर दिए गए हैं फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सो दिस ये पूरा जो एक नेटवर्क है आने वाले दिनों में जहाँ जहाँ गैप्स हैं ये फिल होने से जो देश के किसी भी कोने में अब कई पाइपलाइंस में जो है वो पूरी तरह उनकी कैपेसिटीज नहीं यूटिलाइज होती है, उसके बावजूद भी कंपनीज ने ग्रांट के ज़रिए से और गवर्नमेंट के सपोर्ट से उनको बिछाया है वहाँ पे, क्योंकि हम देश चाहता है कि हर नागरिक के पास जो है वो गैस हो, स्पेशली खाना बनाने के लिए LPG हो या गैस हो, तो इसका पूरा पेनिट्रेशन पूरे देश भर में हो। और इस तरह की क्राइसिस को अगर हमें आगे ओवरकम करना है तो जितने भी हमारे LNG, LPG और क्रूड, इन तीनों कंपोनेंट्स के जो स्टोरेजेस हैं, स्ट्रेटेजिक स्टोरेजेस हैं, इनको हमें इन पे गौर करना पड़ेगा सो दैट ये हमें इस क्राइसिस अगर कभी आती है, इनफैक्ट ये क्राइसिस एक तरह का अपॉर्चुनिटी थी हमारी कि हमने अपने बायलैटरल टाइज के ज़रिए और अपने सोर्सेस को एक तरह से स्ट्रेंथन कर लिया है एंड ये लॉन्ग लास्टिंग एक जो रिलेशनशिप होगी विच विल हेल्प अस आगे वाले आने वाले दिनों में। बिल्कुल, यानी सर हम मान सकते हैं कि एक तरह का टेस्टिंग पीरियड ये हमारे देश के लिए रहा और हमने काफ़ी हद तक इसमें सफलता भी पाई और हमने देखा किस तरीके से LPG से लेके जो भोक्ता हैं वो
जो पीएनजी की बात की जाए उस पर भी शिफ्ट हुए हैं, वहाँ किस तरीके से आपने एक तेज़ी देखी है बढ़ते हुए? क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अपील की तो जनता ने भी उस अपील को हम कह सकते हैं बहुत तेज़ी के साथ अपनाया, और आज भी अगर बात की जाए किस तरीके से लगातार अब जो पीएनजी उपभोक्ता हैं उनकी संख्या में आपको इजाफा लगता है? बिल्कुल मुकुल जी, इनफैक्ट मैं ये बोलना चाहूँगा कि सरकार, पेट्रोलियम मंत्रालय और विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के साथ इतने बढ़िया कदम उठाए गए कि शायद किसी को भी ये अनुमान नहीं था। वैसे तो ये अनुमान ही नहीं था कि ये संकट इतना लंबा चलेगा जी। लेकिन ये भी अनुमान नहीं था कि इतना लंबा चलने के बाद हम इस स्थिति से निपट पाएंगे, इतने अच्छे से निपट पाएंगे जब कोई इस तरह का संकट नहीं आएगा। तो और इसके लिए बहुत सारे कदम उठाए गए। तो जैसे डाइवर्सिफिकेशन की तो हमने बात करी कि डिप्लोमेटिक चैनल से दूसरे देशों से बात की गई और नए सप्लाई के सोर्सेज लाइनअप किए गए, चाहे वो क्रूड ऑयल हो या एलपीजी हो या एलएनजी हो। तो वो एक कदम था। उसके अलावा अगर पेट्रोल डीजल की बात की जाए तो इसके दाम इतने बढ़ गए थे, उसके लिए वित्त मंत्रालय ने एक्साइज ड्यूटीज में कमी करी, कुछ दाम बढ़ाया गया, उपभोक्ताओं ने ये अपने ऊपर जिम्मेदारी ली। भारत में सबसे कम दाम जो है उसमें सबसे कम बढ़े, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़े बढ़े और मेजर शेयर तो कई जगह तो 80% अपना कट लिया, एक्साइज ड्यूटी का कट लिया जी। और बाकी ऑयल कंपनीज ने एज अ रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सिटीजन, जो कि आप देखेंगे पिछले 5-10 साल में हमेशा ऐसी स्थिति आने पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ये अपना दायित्व समझते हैं कि दाम ना बढ़ाए जाएं, और क्योंकि उनको ऐसी विंडोज मिल सकती हैं जहां पे कि वो इस लॉस का मेकअप किया जा सके और उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी हैं, वो ये भार उठा सकते हैं देश के बिहाफ पे, तो वो उन्होंने उठाया। इसी तरह अगर आप देखें तो एलपीजी की खपत कम करने के लिए डोमेस्टिक किचन्स में तो देनी ही थी सप्लाई, लेकिन कमर्शियल और इंडस्ट्रियल में थोड़ी सी रेशनिंग करी गई। उसके अलावा कुछ मेजर्स ऐसे लिए गए जिसकी वजह से होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग ना हो पाए, जैसे कि आपने डिजिटल ऑथेंटिकेट कोड की व्यवस्था की, बुकिंग का समय थोड़ा सा नियंत्रित किया गया जिससे कि लोग होर्डिंग ना कर सकें और उसकी ब्लैक मार्केटिंग ना कर सकें, यानी तो आम आदमी को किस तरह की असुविधा ना हो। बिल्कुल, ये देखते हुए कि जो हाउस होल्ड्स हैं वो सबसे वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी का, क्योंकि उनके पास और कोई मीन्स नहीं है। इंडस्ट्रीज और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के पास मीन्स होते हैं कि वो दूसरे फ्यूल्स यूज कर सकें। तो सरकार ने ये देखा कि कम से कम डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स जो हों, चाहे वो एलपीजी की खपत कर रहे हों या पाइप्ड गैस की खपत कर रहे हों, उनको कोई दिक्कत ना हो, और उसके लिए जो भी मेजर्स उठाने चाहिए थे वो सारे उठाए गए और वाकई ये काफ़ी बेहतरीन काम हुआ। जी बिल्कुल, काफ़ी बेहतरीन। लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए भटका जी, ये भी हम मान सकते हैं कि पूरी दुनिया ने देखा, क्योंकि इस तरह की आशंकाएं लगातार जताई गई कि भारत जनसंख्या मामले में जिस तरीके से हम सभी जानते हैं, तो उम्मीद कई देशों ने इस तरह की लगाई, इस तरह की अफवाहें भी फैलाई कि सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई देश होगा तो शायद भारत होगा। लेकिन हुआ इसके विपरीत, क्योंकि हमारी इस तरह की नीतियाँ रहीं और उन्हीं नीतियों के चलते आज हम कह सकते हैं कि एक बेहतर भविष्य की तरह हम बढ़ रहे हैं, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा जो है, जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो ऊर्जा सुरक्षा एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में उसको हम देख सकते हैं। ज़रूर, क्योंकि बिल्कुल ऐसा देखिए, आज जिस विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं और जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, आज हमारी एनर्जी कंजम्पशन जो पर कैपिटा देखिए वो 1/3 है जो ग्लोबल लेवल पे है जी। तो हमें ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी को इसी 7-7.5% की रफ्तार से बढ़ाना है, जीडीपी ग्रोथ को, और एनर्जी इंटेंसिटी को बढ़ाना है हमारे सब सिटीजन्स के लिए, जो कि एक बेडरॉक है, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बेडरॉक है जी। तो ज़रूरी है कि हम हर एनर्जी को अपनाएं। तो जिसमें हम आत्मनिर्भर हैं वो एक कोयला है, 50% करीब एलएनजी है, और रिफाइनरी कैपेसिटी है जहाँ से सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आते हैं जी। तो इन सब को अगर हम एक पूरी एक एनर्जी मिक्स को देखें तो हर एक एनर्जी का हमारे पास हमें ज़रूरत है जी। आगे आने वाले दिनों में हमें ये बहुत आवश्यक है कि ये जो सारे एनर्जी के कंपोनेंट्स हैं, इसमें हम जैसे आप देखिए, हमने जो एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर आया जी, अब उसमें जो रेजिलियंस थी हमारी इंडस्ट्री की, ऑयल एंड गैस कंपनीज की, उन्होंने तकरीबन
33 TMT से लेके करीब 55 TMT तक LPG का प्रोडक्शन किया, इनोवेशन किया, और जिससे कि जो हमारा कुशन था LPG साइड का, जहाँ पर हमारी इंपोर्ट रिस्ट्रिक्टेड हो रहा था, वो हमने अपने आप खुद देश में प्रोड्यूस किया। तो ये जो रेजिलियंस है हमारी इंडस्ट्री की, और जो एक तालमेल है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का, गवर्नमेंट की डायरेक्शन का, और इंडस्ट्री को उसमें पूरा उतर के आना और उसके अकॉर्डिंगली काम करना, आई थिंक ये एक बहुत ही बड़ी क्षमता है। एक बेहतर समन्वय भी इसको हम मान सकते हैं। एकदम एकदम। और ये समन्वय, जैसे संदीप जी ने कहा, सिर्फ कंपनीज और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में नहीं था, ये आपके हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स और फाइनेंस में और शिपिंग, हर स्तर पे एक जो समन्वय था, इसका बहुत ही जो डिस्प्ले हुआ एक्सेप्शनल था। जी बिल्कुल। और शिपिंग का आपने यहाँ जिक्र किया संदीप जी, अगर देखा जाए, क्योंकि अब आज के समय में भारत जिस तरीके से उसके जो द्विपक्षीय संबंध और देशों के साथ हैं, या अगर देखा जाए कहीं ना कहीं ये एक शुरुआत भी हुई कि जो समुद्री मार्ग है हमारा, जिसके ज़रिए लगातार आपूर्ति होती है, उसमें क्या वैकल्पिक रास्ता हम खोज सकते हैं? क्या इस दिशा में भी हम मान सकते हैं कि भारत आगे बढ़ा है, क्योंकि सवाल ऊर्जा सुरक्षा को लेकर है? नहीं, देखिए, जो स्ट्रेट्स हैं जिनके थ्रू ये सप्लाई, ये सारे ऊर्जा पदार्थ आते हैं, उन पे तो भारत का कंट्रोल नहीं है। भारत क्या कर सकता है? भारत अपने सोर्सेस को डाइवर्सिफाई कर सकता है, डिपेंडेंस उन एरियाज पे कम कर सकता है जहाँ से ये इस तरह के प्रोडक्ट्स आएँ और जो वल्नरेबल हैं इस तरह की अनसर्टेनिटीज़ के लिए, जो कि भारत ने बखूबी किया है। इस मौके पे डिस्प्ले भी हुआ है कि हमने ये सारे कदम उठाए कि हम अपने सप्लाई सोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर पाए। इसके अलावा उन देशों के लिए अब ये इम्पोर्टेंट होगा जिनकी की सप्लाईज रुक गई, जैसे कि सऊदी अरेबिया है। तो सऊदी अरेबिया के पास एक पाइपलाइन थी जो कि ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है, उसी देश की दूसरे तट पे ले जाती है, रेड सी में निकलती है वो पाइपलाइन। 20 मिलियन बैरल्स पर डे का अगर प्रोडक्शन लॉस हुआ था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू, नॉट प्रोडक्शन लॉस, ट्रांजिट लॉस हुआ था, तो उसमें से 5 मिलियन बैरल्स पर डे या 7 मिलियन बैरल्स पर डे तक का जो डाइवर्जन किया सऊदी अरेबिया ने दूसरी पाइप। तो अब ये इस तरह के इन देशों के लिए जहाँ पे कि इस तरह के कंस्ट्रेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि वो ऐसे वैकल्पिक रास्ते खोजें जिससे कि उनकी सप्लाईज डिस्टर्प्ट ना हो। जो इंपोर्ट करने वाले नेशंस हैं, देश हैं, वो तो डेफिनेटली अब इस एक्सपीरियंस के साथ वो कोशिश करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर पाएँ। और अगर कोई देश इस तरह के वैकल्पिक इंतजाम नहीं करता है तो उस पर अपनी डिपेंडेंस घटाएं। जी बिल्कुल। और खासतौर से बचकर हम जब हम देखते हैं भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं पीएन नागेश्वर जी, उन्होंने हाल ही में एक लेख लिखा था और उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे, तमाम जो अटकलें थीं, उनको भारत ने निराधार साबित किया है। और उसके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए, क्योंकि कई ऐसे देश थे जिनकी ऊर्जा संकट की वजह से जो अर्थव्यवस्था थी वो सीधे तौर पर प्रभावित हुई, लेकिन इस बीच अगर भारत की हम बात करते हैं तो हमने एक स्थिरता भी इसमें देखी। दोनों प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर ने मिल के इस क्राइसिस से निकलने के लिए एक दूसरे का साथ भी दिया। तो कई इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जहाँ पे एलपीजी, इंडस्ट्रियल एलपीजी ज़रूरत थी, जिसमें थी और वो नहीं उनको पहुंच पाई, उन्होंने गैस का इंतज़ाम किया। और एलपीजी की हमारी जो डिमांड है उसको हमने रिड्यूस किया इन सब जो एफर्ट्स और इन सब इंटरवेंशंस के साथ। बट हमारे बहुत सारे नेबर्स हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ पे राशनिंग हुई, ऑड इवन व्हीकल्स हुए, रिटेल आउटलेट्स पे उन्हें सिक्योरिटी लगानी पड़ी बिकॉज ऑफ बिल्कुल लगातार इस तरह का घटनाक्रम सामने आ रहे थे। बट हमारे देश में ऐसी कोई भी समस्या नहीं हुई और बहुत जल्दी बड़े रेजिलियंस से हमने उसको वापस पूरी सप्लाईज को रिस्टोर किया। और संदीप जी, आप भी इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि जब भारत में हमने देखा है अगर कुछ इस तरह की स्थिति आती है, सरकार लगातार ये जानती है कि वास्तविकता क्या चल रही है, या ज़मीनी स्तर पर जब हम बात करते हैं तो जो आम आदमी है उसको किसी तरह की असुविधा ना हो रही हो या वो परेशान ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए हम मान सकते हैं कि लगातार कदम उठाए गए। लेकिन 10 वर्ष पहले की अगर बात की जाए, अगर इन 10 वर्षों में इस तरह की नीतियाँ नहीं होती, इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होता, तो क्या लगता है आपको हालात कुछ और होते?
ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है जी। मैं पता नहीं क्या होता उस समय, लेकिन डेफिनेटली जो कदम उठा रहे हैं एंड आप अगर देखें तो दिन पर दिन प्रगति, यही नियम है, होनी ही चाहिए। तो खासकर इस दौरान अच्छा काम हुआ। एंड आपने बात करी थी कि जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र की बात, उसमें ये भी कहना चाहूँगा कि लोगों को लगा था कि क्योंकि भारत में ये फॉसिल फ्यूल्स इंपोर्ट होते हैं बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में इंपोर्ट होते हैं, और क्योंकि डॉलर भी मजबूत हो गया था, रुपया थोड़ा गिरा इस प्रेशर की वजह से, तो लोगों को लगा कि ये इंडियन इकोनॉमी संभाल नहीं पाएगी। लेकिन ये रेजिलियंस है इंडियन इकोनॉमी की, जो कि ओवर द इयर्स बिल्ड उस तरह हुई का है। एक माहौल बनाने की कोशिश की है। हाँ, तो लेकिन ये सबको अब कम से कम ये ज्ञात हो गया कि इंडियन इकोनॉमी इतनी रेजिलियंट है कि वो इस तरह के प्रेशर को भी संभाल सकती है। एक ये सिल्वर लाइनिंग ये भी रही कि क्रूड ऑयल के या गैस के दाम उतने नहीं बढ़े जितनी की हमारे को उम्मीद थी, जो कि ये दिखाता है कि डेफिनेटली फंडामेंटल्स ही सपोर्ट नहीं करते हैं उस प्राइस लेवल्स को। तो इतनी बड़ी मात्रा में भी डिसरप्शन होने के बाद भी इंटरनेशनली ग्लोबली गैस के हों या क्रूड ऑयल के दाम नहीं बढ़े, वो भी एक सिल्वर लाइनिंग रही, जिसकी वजह से कि इंडियन इकोनॉमी इसको बर्दाश्त कर पाई एज कम्पेयर टू अदर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। जी बिल्कुल। और खासतौर से हम रिफाइनरी के प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, उसमें किस तरह का इजाफा आपको नज़र आता है? और क्योंकि इन पिछले 4 महीनों को खासतौर से अगर देखा जाए, बहुत कुछ घटनाक्रम इसमें हुआ है। वैश्विक ऊर्जा संकट लोगों ने देखा, भारत किस तरीके से ऊर्जा सुरक्षा की तरफ आगे बढ़ रहा है वो हमने देखा। लेकिन जब हम अपनी रिफाइनरीज़ की बात करते हैं, उनकी उत्पादन क्षमता की बात करते हैं, वहाँ किस तरह की तेज़ी आपने देखी, और आने वाले समय को देखते हुए और किस तरह की तेज़ी की उम्मीद हम कर सकते हैं उनमें? तो देखिए, हमारा रिफाइनरी सेक्टर जैसे मैंने बताया तकरीबन 258 मिलियन टन्स की उसकी कैपेसिटी है, और आने वाले दिनों में उसकी क्षमता करीब 300 मिलियन टन्स हो जाएगी। तकरीबन 5.5% ग्लोबल ऑयल जो पूरे ग्लोब में ट्रेड होता है, करीब 102-105 मिलियन बैरल्स, तकरीबन 5.5% हमारी कैपेसिटी है। और हम तकरीबन 45 से 50 मिलियन, कभी कभी 55 मिलियन टन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो जब हमें देश में पेट्रोल डीजल की मात्रा बढ़ानी है या हमारी क्रूड सप्लाईज कम है, तो हम एक्सपोर्ट रोक के अपनी डोमेस्टिक सप्लाईज को इंश्योर करते हैं। तो इससे हमारी कोई इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स और डिमांड सप्लाई गैप्स नहीं होते हैं। आने वाले दिनों में, और आप रिफाइनरी सेक्टर को देखिए तो तकरीबन 92% उसकी जो सप्लाई चेन है, जैसे हम एक नई रिफाइनरी लगाएं और तकरीबन उसकी कॉस्ट लगभग 8 से करीब 10 बिलियन डॉलर हो, या अगर बड़ी कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी है तो करीब 15 से 16 बिलियन डॉलर भी हो सकती है। तो उस रिफाइनरी के जो पूरे कंपोनेंट है, करीब 95% इसी देश में बनते हैं। तो चाहे वो उसके लगाने में सारी चीज़ें, चाहे वो इक्विपमेंट हो, मशीनरी हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, सब हमारे देश में बनता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन रहा है पिछले 10 वर्षों में कि हम आप उस कैपेसिटी को और स्ट्रेंथन करें। तो ये ना ही रिफाइनरी में हेल्प करता है कि हमारी प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, हम खुद आत्मनिर्भर हैं उसके लिए, बट जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन होता है, उससे जो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। अब आप कोई इक्विपमेंट बनाएं, उसमें कम से कम हज़ारों लोग लगते हैं। कोई साइट पर पूरा रिफाइनरी खड़ा करता है तो सिविल से लेके स्ट्रक्चरल से लेके सारे कितने पूरा इकोसिस्टम, वहाँ का पूरी इकोनॉमी ही चेंज हो जाती है। तो यही ग्रोथ है जो कि कंट्री को जो नीड है। इकोनॉमी कैसे ग्रो करती है? इकोनॉमी ग्रो करती है कि आप अपॉर्चुनिटी लाएं, जॉब्स क्रिएट करें, कैपिटल इन्वेस्ट करें, उसके लिए ये सेक्टर बहुत रोबस्ट है। और यही जो हमने किया, आज उसी का हमें फल मिल रहा है कि हमने कहीं भी किसी देश से कहीं डीजल, पेट्रोल, इवन टू अ लार्ज एक्सटेंट एलपीजी हमें नहीं इंपोर्ट करनी पड़ी। बिल्कुल, लेकिन सेल्फ सफिशिएंट थे। जी बिल्कुल, और उसी की तरफ शायद हम आगे भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब आत्मनिर्भरता की बात हम करते हैं और आने वाले समय में और ज़्यादा, और कहीं ना कहीं ऊर्जा सुरक्षा में भी आत्मनिर्भरता जो है वो अब हमें आती हुई नज़र आएगी। बहुत ज़रूरी है ये ऊर्जा सुरक्षा ही
दो चीज़ें हैं किसी भी देश को मजबूती के लिए, एक ऊर्जा सुरक्षा और एक देश की सुरक्षा। जी। तो ऊर्जा सुरक्षा की दिशा जो है, आने वाले दिनों में हम और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ की ना ही हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बट इवन पेट्रोकेमिकल्स और जो प्रोडक्ट्स जो हम जिस पे हम इंपोर्ट आयात पे निर्भर हैं, वो सब हम देश में प्रोड्यूस करें। और कई प्रोजेक्ट्स हैं जो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स हैं, जो बड़े ही कम निवेश से कैपेसिटी भी बढ़ा सकते हैं। तो आप देखिए, जब एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर आया तो उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में इनोवेशन के थ्रू जो हमारा प्रोडक्शन बढ़ा, ये देश के जो ऑपरेटर्स हैं, देश के जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, देश के जो रिफाइनर्स हैं, ये इनके टेक्निकल स्ट्रेंथ को दर्शाता है। जी। और इसी पूरे इकोसिस्टम को हमें बहुत ही नर्चर करते रहना है, जैसे हमने नर्चर किया इसको ऐसे ही, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर कोई और देश में ये हमें मौका मिले कि हम सप्लाई करें, कंपोनेंट सप्लाई करें, सर्विसेज सप्लाई करें, तो हम जो लोकल से ग्लोबल की जो बात होती है उसको भी हम पूरी तरह उस पे खरे उतरेंगे एकदम। जी बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण यही कि ऊर्जा सुरक्षा जो है वो हम काफ़ी हद तक सुनिश्चित कर पाएँ और आने वाले समय में और भी ज़्यादा जो ऊर्जा सुरक्षा है हम सुनिश्चित करेंगे। लेकिन फिलहाल आप दोनों ने इस पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुकुल, थैंक यू। तो जाना आपने किस तरीके से देश जो है लगातार आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत ना सिर्फ हमारा लक्ष्य बल्कि इस तरफ जब हम अग्रसर हो रहे हैं तो क्या कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है। और ऊर्जा सुरक्षा एक महत्वपूर्ण आधार है विकसित भारत का, यानी जो नींव है वो लगातार मजबूत होती नजर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और कोई भी किसी भी तरह का संकट भले ही क्यों ना आए, भारत आज के समय में ना सिर्फ उसका सामना करता है बल्कि पूरे विश्व के लिए समाधान भी सबके सामने रखता है। तो आज के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार।